हेलो क्लास। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत क्रूशियल एग्जामिनेशन है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम रिलेटिवली एक इंट्रोडक्शन के तौर पे चलेंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की, जिसमें हम पहले समझेंगे कि गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है। देखो बेसिकली ये एग्जामिनेशन एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और एक रेस्पेक्टफुल और कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जिसके मीडियम से हम किसी भी महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर उसका जो भी एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स है, वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और जो भी पेल्विस का स्ट्रक्चर है और फंक्शन, हम इसका असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी मेन मोटिव है किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का असेसमेंट करना, उसकी जो भी डिजीज़ हैं उसको उसकी अर्ली डायग्नोसिस करना और आगे के ट्रीटमेंट की एक प्रोग्नोसिस बनाना, ताकि जो भी प्रिवेंटिव केयर है वो हम दे सकें। देखो ये केवल किसी डिजीज़ की पुष्टि करने के लिए बेसिकली हम नहीं करते हैं, बल्कि जो भी हमारे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं, रूटीन हेल्थ चेकअप होता है, प्रेगनेंसी केयर, infertility evaluation, menstrual disorders, pelvic pain, abnormal vagina discharge, पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स या जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं बेसिकली, या फिर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और कई सारे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की पहचान करने के लिए भी बेसिकली हम करते हैं। तो एक सही गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन बेसिकली केवल एग्जामिनेशन तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि इसकी जो शुरुआत होती है ये पेशेंट से बातचीत या फिर हिस्ट्री टेकिंग से ही शुरू होती है। तो इसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, फिर एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, स्पैकुलम एग्जामिनेशन, बाइमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन। जब भी ज़रूरी हो तो बहुत सारी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। सो मीन्स कि एक कंप्लीट गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है और हर स्टेप अगले स्टेप के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली देता है। तो ओवरऑल आपने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझा कि गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्या होगा। ठीक है, अब इसमें हिस्ट्री टेकिंग, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया, स्पैकुलम एग्जामिनेशन, बाईमैनुअल, रेक्टोवेजाइनल, जो सैंपल कलेक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए, उसमें भी पैप स्मेयर, सर्वाइकल स्मेयर, वजाइनल स्वैब और हाई वजाइनल स्वैब या एंडो सर्वाइकल सैंपल अगर ज़रूरत होगी तो इन सारी चीज़ों को दिखेगा। तो आपको एक बेसिक इमेज यहाँ पे दिखेगी, पर्पस क्या है, टाइप्स क्या है हमने भी बता दिया, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, स्पैकुलम एग्जामिनेशन, बाईमैनुअल, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एक फ्रंट व्यू दे रही हैं जिनसे आप समझ पाओगे कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ों को जानोगे। तो बहुत डिटेल में ना जाके पहले हम एक सीक्वेंस में चलने की कोशिश करेंगे। तो एक डेफिनेशन भी आपके लिए यहाँ पे है कि गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज़ द सिस्टमैटिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग वल्वा, वजाइना, सर्विक्स, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, ताकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को असेस कर पाएँ, डिजीज़ को डायग्नोस कर पाएँ और जो भी abnormalities है इन्हें हम डिटेक्ट कर पाएँ। सो अ कंप्लीट गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में वही सारी चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एंड ओके, लेट्स वी कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप विच इज़ हिस्ट्री टेकिंग इन गायनेकोलॉजिकल। देखो हिस्ट्री टेकिंग एक ऐसे सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप पेशेंट से बेसिकली बातचीत करके या फिर इस टाइप से, जिसमें क्लिनिशियन बेसिकली पेशेंट से बातचीत करके उसकी जो भी करंट इलनेस और जो भी पास्ट इलनेस है या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री या जो भी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री या सेक्सुअल हिस्ट्री, पर्सनल हैबिट्स, साइकोलॉजिकल स्टेटस और जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कलेक्ट करता है, ताकि पेशेंट के
या फिर उसकी डिजीज़ के जो रीज़न्स हैं उनको समझा जा सके, तो सही डायग्नोसिस बनाया जा सके और सफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लान रेडी किया जा सके, इसके लिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़रूरी है। और सिंपल वर्ड्स में हिस्ट्री टेकिंग सिर्फ कुछ सवाल पूछे जाने की एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि पेशेंट की जो कंप्लीट मेडिकल, रिप्रोडक्टिव, सोशल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड को समझने की एक साइंटिफिक प्रोसेस है। फर्स्टली हम बात करेंगे जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। देखो, हिस्ट्री टेकिंग की कुछ मेजर हमारे मोटिव्स होते हैं, जैसे कि टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स मेन प्रॉब्लम। सबसे पहले ये जानना कि पेशेंट किस मेजर प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल या आपके क्लिनिक में आया हुआ है, ठीक है। अनदर वन इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज़, मीन्स कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो कब शुरू हुई, कैसे बढ़ा, कितना सीवियर है और किन कंडीशंस में बढ़ता है या किस में कम होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कि आइडेंटिफाई करना रिस्क फैक्टर्स, ऐसे रीजंस की पहचान करना जो डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी हिस्ट्री, फर्टिलिटी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की भी इंफॉर्मेशन लेना। एंड बाकी जो भी एसोसिएटेड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ऐसे सिस्टमेटिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर्स या ट्यूबरकुलोसिस, जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अफेक्ट करे, ठीक है। एंड एट द एंड रिपोर्ट को इस्टेब्लिश करना, पेशेंट का एक विश्वास जीतना ताकि वो बिना झिझक के अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। और सारी हिस्ट्री के बेस बिहाफ पे आप एक इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट का प्लान रेडी करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल्स के बारे में कि क्या सिद्धांत होंगे ये सारी चीज़ें शुरू करने के लिए। हिस्ट्री लेते टाइम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला होता है प्राइवेसी। देखो, हिस्ट्री हमेशा एक प्राइवेट और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में लेनी चाहिए, ताकि इसमें, क्योंकि इसमें कई सारे व्यक्तिगत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल होके और बहुत सेंसिटिव बिहेवियर करना चाहिए, संवेदनशील, ठीक है। और सेक्सुअल हिस्ट्री, कॉन्ट्रासेप्शन या प्रेगनेंसी से जुड़े जो भी उसके आंसर्स होंगे, उस पर किसी भी प्रकार का एक जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत में आपको खुले प्रश्न पूछे जाए, जैसे कि आपको समस्या क्या है, फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट की बात बीच में नहीं काटनी है और बहुत केयरफुल होकर सुनना है। सभी इंफॉर्मेशन बहुत सही और स्पष्ट तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड में लिखनी चाहिए। तो यही है बेसिकली हिस्ट्री, ठीक है। द पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। तो ओवरऑल जो भी सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताया। एंड फर्स्टली हम बात करेंगे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन या फिर उसके बायोडाटा के बारे में। हिस्ट्री की शुरुआत पेशेंट की पहचान से ही होती है, तो इसमें हम उसका नेम, एज, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, उसका रिलीजन, अगर क्लिनिकली रिलेवेंट हो तभी हम रिलीजन पूछते हैं, वरना कोई मैटर नहीं करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें। देखो, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज से आप मेनोपॉज, उसकी प्यूबर्टी और फर्टिलिटी का एक आइडिया मिलता है हमें, ठीक है। ऑक्यूपेशनल से ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर या जो फिजिकल स्ट्रेस का पता चलता है। मैरिटल स्टेटस सेक्सुअल एक्टिविटी और फर्टिलिटी असेसमेंट में हेल्प करेगा। ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो न्यूट्रिशन, हाइजीन और हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी का भी हमें साइंस देते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें, बायोडाटा इस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आते हैं चीफ कंप्लेंट्स पे। देखो, चीफ कंप्लेंट एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है। तो चीफ कंप्लेंट पेशेंट को अपने वर्ड्स में लिखी जानी चाहिए, ठीक है, पेशेंट के अपने वर्ड में। अब एग्जांपल के तौर पे वो कह रहा है कि लोअर एब्डोमिनल पेन है 3 महीने से, या फिर कह रहा है वाइट वजाइनल डिस्चार्ज है 2 हफ्ते से,
या फिर वो कह रहा है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन अगले पिछले 6 महीने से चल रहा है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, इनफर्टिलिटी, या फिर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, जेनिटल लीजन्स में इचिंग हो रही है, पेल्विक मास के बारे में, डिस्पेरियोनिया वगैरह, बहुत सारे कुछ। तो चीफ कंप्लेंट डायग्नोस की जो डायरेक्शन ही डिसाइड करती है और आगे की हिस्ट्री को बेसिकली गाइड करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। देखो अब हम बात करेंगे उसकी जो प्रेजेंट इलनेस के बारे में बहुत डिटेल में। बेसिकली इसमें पूछा ये जाता है कि ओवरऑल प्रॉब्लम कब शुरू हुई, है ना। अचानक शुरू हुई, धीरे धीरे लगा जो प्रॉब्लम है वो लगातार रहती है या बीच बीच में रुकती है, कितनी सिविरिटी है, पेन है तो कहाँ है, पेन का नेचर क्या है, किसी चीज़ से बढ़ती है या कम होती है, मीन्स लेटने से, उठने बैठने, खाने से कैसे, वजाइनल डिस्चार्ज है या नहीं है, ब्लीडिंग है, फीवर है, वेट लॉस है, यूरिनरी सिम्टम्स हैं, बोवल सिम्टम्स हैं, प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी है, जो भी है। तो इससे क्या होता है कि इससे डिजीज़ प्रोग्रेशन और जो प्रोबेबल डायग्नोसिस है इसका हम एक आइडिया लगा लेते हैं। इसके बाद हम क्या पूछ सकते हैं, इसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन माना जाता है। इसमें आप पूछ सकते हो मिनार्क की एज क्या है, ठीक है, एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, साइकिल लेंथ, ड्यूरेशन, रेगुलर या फिर इरेगुलर रहते हैं, ब्लड फ्लो कितना है, क्या क्लॉट्स आते हैं, पेन होता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग का मतलब ऐसा तो नहीं है, मेनोपॉजल हुआ है नहीं है, मेनोपॉजल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमें पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी, हार्मोनल डिसऑर्डर और जो भी मेनोपॉजल या मेनोपॉज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं हमें एक इसका आइडिया दे देता है। तो ओवरऑल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। हम पेशेंट से पूछते हैं वेदर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 21 से 35 दिन मान के चलते हैं, एंड द ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग शुड बी ऑल्सो रिकॉर्डेड। नॉर्मल ब्लीडिंग लगभग 3 से 7 दिन तक रहती है फीमेल्स में इस तरीके से, एंड दैट्स इट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। द अनदर वन इज ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। बेसिकली ये भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हिस्ट्री है। अब इसमें क्या होता है कि हमें ये पूछना होता है कि पास्ट में कितनी प्रेगनेंसीज हुई हैं, है ना। हम ग्रेविडा के बारे में, पैरा के बारे में, अबॉर्शंस कितने हुए हैं, कितने लिविंग चाइल्ड्स हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, मिसकैरेज कितने हुए हैं, स्टिल बर्थ, डिलीवरी का मोड क्या था, एंड सिजारियन सेक्शन के बारे में, प्रेगनेंसी से जुड़े जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस एक्सेट्रा। तो फ्यूचर प्रेगनेंसी रिस्क और जो भी रिप्रोडक्टिव आउटकम्स का यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में। देखिए सेक्सुअल हिस्ट्री बहुत ही रेस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंशियल तरीके से ली जाती है। इसमें पूछा जाता है कि क्या आप सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं है। बेसिकली इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है या नहीं होता है, जिसको बोलते हैं डिस्पैरियोनिया, ठीक है। क्या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, क्या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में पूछना है, क्या पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, लिबिडो चेंजेस, लिबिडो का मतलब होता है डिज़ायर ऑफ सेक्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पूछना, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क, इनफर्टिलिटी और जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है इनको समझने में हमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हिस्ट्री होगी वो है कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री। इसमें हम पूछते हैं कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करती हैं या नहीं, या फिर इफ़ शी आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स तो
विच टाइप ऑफ मेथड शी वॉज यूजिंग इन देयर पास्ट और प्रेजेंट, कि वो कौन सा मेथड यूज़ करती है, लाइक और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह, या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कितने टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन, इफ़ कॉम्प्लिकेशन है तो वो कैसी है। क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्चुअल में जो भी प्रोजेस्टिन वगैरह की टैबलेट्स आती हैं या फिर चीज़ें हैं, ये किसी भी फीमेल के मेंस्ट्रुअल और बहुत सारे साइकिल्स को डिस्टर्ब कर सकती है, दैट्स वाई। एंड आप पूछ सकते हैं इसमें फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लानिंग। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें हार्मोनल इफ़ेक्ट्स, प्रेगनेंसी रिस्क और कई बार फैमिली प्लानिंग के लिए हम पता करते हैं। नेक्स्ट आता है पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। देखिए बेसिकली इसमें क्या पूछा जाता है कि कोई क्या प्रीवियसली कोई फाइब्रॉइड्स दिखे हैं, या ओवरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बारे में, पीआईडी या सर्वाइकल डिजीज़, प्रीवियस एबनॉर्मल पैप स्मेयर या प्रीवियस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, या जो भी प्रीवियस गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हुई हों उनके बारे में बेसिकली पूछते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि करंट डिजीज़ की जो रीअकरेंस और प्रोग्रेशन का बेसिकली हमें आइडिया मिलता है। इसके अलावा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें क्या पूछेंगे हम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, एस्थमा, एपिलेप्सी, कुछ इन पास्ट मेडिकल हिस्ट्रीज़ के बारे में पूछेंगे। ऐसा इसलिए कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये प्रेगनेंसी, सर्जरी और ट्रीटमेंट प्लान को कई बार अफेक्ट कर देती हैं। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। और उसके अलावा पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी ज़रूरी है। इसमें हम पूछते हैं कि सिजारियन सेक्शन के बारे में, हिस्टेरेक्टोमी के बारे में, मायोमेक्टोमी के बारे में, ओवरियन सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, अपेंडेक्टोमी, प्रीवियस एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस, एक्चुअली अडेशंस, स्कार टिश्यूज और जो ऑपरेटिव प्लानिंग के लिए ये चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है ड्रग हिस्ट्री। पूछा जाता है कि आप इस वक्त पे कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या कोई हार्मोनल थेरेपी चल रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, क्या कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट, कीमोथेरेपी, या कोई हर्बल मेडिसिन। क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट और ब्लीडिंग रिस्क का असेसमेंट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट एलर्जिक हिस्ट्री, ड्रग एलर्जी, लेटेक्स एलर्जी, या फिर आयोडीन या फूड एलर्जी, इन चीज़ों के बारे में भी पूछा जाता है बेसिकली। क्यों? प्रोसीजर और ट्रीटमेंट के टाइम पे एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए। फैमिली हिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं क्या क्या किसी को फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें हैं कि नहीं है। और थोड़ा हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं और जो कैंसर रिस्क असेसमेंट के केसेस में ये थोड़ा सा हेल्पफुल है। पर्सनल हिस्ट्री में आ जाता है कि डाइट कैसी है, स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, अल्कोहल का यूज़ तो नहीं करते हैं, टोबैको, एक्सरसाइज क्या है, स्लीप साइकिल का क्या सीन है, ऑक्यूपेशन का है, हाइजीनिनेस कैसे मेंटेन किया जाता है, बोवल हैबिट्स क्या हैं, ब्लैडर हैबिट्स क्या है, ओवरऑल सारी चीज़ें। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी असेसमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, हम पूछते हैं स्ट्रेस का क्या सीन है, एनजाइटी तो नहीं रहती है, डिप्रेशन तो नहीं रहता है, और डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा तो नहीं है, इमोशनल हेल्थ कैसी है, स्लीप डिस्टर्बेंस कैसी हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ हिस्ट्री अगर क्लिनिकली ज़रूरी हो तो थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी के साथ में, थोड़ा इमोशंस के साथ में चीज़ें पूछ सकते हैं बेसिकली हम। क्योंकि कई सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। क्रॉनिक स्ट्रेस और जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ये इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। और तो सही तरीके से और सफिशिएंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट हॉलिस्टिक पेशेंट केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर द फीमेल्स सफरिंग फ्रॉम irregular menstrual or and
hormonal changes. So these things are very crucial to know about their psychological history. तो एक अच्छी हिस्ट्री टेकिंग किसी भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की एक बेस होती है. बेसिकली इसमें क्लिनिशियन या फिर आप पेशेंट का नेचर, उसका जो टाइम पीरियड है, उसकी सेवेरिटी, एक्चुअल रीज़न, और जो भी इस जोखिम के या फिर जो कॉजेस के रिस्क हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव स्टेटस और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन के बारे में हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो कई मामलों में केवल हिस्ट्री के बेस पर ही हम एक डायग्नोसिस कंफर्म नहीं करते हैं, या फिर ऐसे कई बार पता भी चल जाता है कि हाँ एक्चुअल में क्या है, बट कंफर्मेशन के लिए हम आगे जाते हैं, जिससे कई बार हमें रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन से बच जाते हैं. तो एक सफिशिएंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन की हम एक प्रोग्नोसिस रेडी करते हैं, और एक एक्चुअल ट्रीटमेंट को शुरू करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. इसीलिए कहते हैं अ गुड डायग्नोसिस बिगिंस विद अ गुड हिस्ट्री. तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे ओवरऑल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन. व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन गायनी एग्जामिनेशन? वेल, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन सिर्फ पेल्विक एग्जामिनेशन तक लिमिटेड नहीं होता है. किसी भी फीमेल की जो भी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का उसका एक पहला ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है. इसमें पेशेंट की हम ओवरऑल हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हार्मोनल बैलेंस, सिस्टमिक डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो भी है हमें मिल जाती है. कई बार क्या होता है, केवल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस पे क्लिनिशियन को बहुत सारे अंडरलाइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, अनीमिया, थायराइड डिजीजेस, प्रेगनेंसी, मैलिग्नेंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या क्रॉनिक सिम्टम्स या सिस्टमिक इलनेस जो भी है, इसका एक डाउट या फिर एक कुछ क्लू मिल जाते हैं. इसी वजह से गायनेकोलॉजी में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को हिस्ट्री टेकिंग के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप मानते हैं. तो अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें इसमें, चलो मैं आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं, जैसे कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को असेस करना. सबसे पहला मोटिव किसी भी फीमेल की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति जो है उसको आइडिया लगाना. इससे पता चलता है कि पेशेंट हेल्दी है या किसी सिस्टमिक डिजीज़ से अफेक्टेड है. दूसरी चीज़ होता है कि उसकी सिस्टमिक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना. कई बार क्या होता है, सिस्टमिक डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर्स, ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, कार्डियक डिसऑर्डर्स और ऑटोइम्यून डिजीजेस जो हैं, ये गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अफेक्ट कर सकती हैं. इसीलिए इनका जो प्राइमरी साइन है ये जनरल एग्जामिनेशन में हमें मिल जाता है. उसके अलावा न्यूट्रिशनल एब्नॉर्मलिटीज, माल न्यूट्रिशनल, ओबेसिटी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी या सीवियर वेट लॉस, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर सकते हैं. पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, कशिंग सिंड्रोम, हाइपरप्रोलैक्टीमिया, ये जो भी एंडोक्राइन डिजीजेस के कई फिजिकल साइंस जनरल एग्जामिनेशन में दिखते हैं. अगर पेशेंट को किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर की ज़रूरत हो तो उसकी जनरल कंडीशन का जो मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, जो भी रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने से कि अगर फीमेल कोई स्मोकिंग करती है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अनीमिया जैसे जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, ये ट्रीटमेंट की प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स की बात करें तो आपको पता ही है कि प्राइवेसी बनाए रखें, एग्जामिनेशन से पहले एक कंसेंट ले लें, पेशेंट का सहमति, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए, प्रॉपर लाइटिंग का यूज़ करें, हैंड हाइजीन रखें, रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल बिहेवियर रखें. एग्जामिनेशन को हेड टू टो अप्रोच करें एंड फाइंडिंग्स को तुरंत डॉक्यूमेंट कीजिए. किसी भी एबनॉर्मल फाइंडिंग के आगे की इन्वेस्टिगेशन से कोरिलेट कीजिए. अभी फर्स्टली हम बात करेंगे जनरल अपीयरेंस. देखो, जनरल अपीयरेंस की बात करें तो
सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होता है किसी, जैसे पेशेंट एग्जामिनेशन रूम में एंटर करता है तो क्लिनिशियंस क्या होता है, बिना छुए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देख सकता है, जैसे उसका एज, अपीयरेंस, बॉडी बिल्ड, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, हाइजीन के बारे में, पर्सनल ग्रूमिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, वॉकिंग पैटर्न, पोस्चर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और अगर पेशेंट मान लो कि बहुत दुबली पतली है तो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्रॉनिक इलनेस या मैलिग्नेंसी का साइन हो सकता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटी है तो ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और पीसीओएस की संभावना बढ़ जाती है। पेन का रीज़न, पेशेंट अनकंफर्टेबल पोस्चर अपना सकता है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। एंड इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ हाइट, देखो हाइट केवल एक नॉर्मल मेजरमेंट नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इसका भी एक स्पेशल काम है। क्यों मापते हो? क्योंकि आपको बीएमआई कैलकुलेट करना है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट जानना है, शॉर्ट स्ट्रेचर की भी ज़रूरत है पहचानने की, पेल्विक एडिक्वेसी का इनडायरेक्ट असेसमेंट, प्रेगनेंसी का रिस्क। देखो बहुत कम हाइट वाली जो महिलाएं होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का रिस्क बढ़ सकता है। जो शॉर्ट स्टेचर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या चाइल्डहुड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का भी साइन हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हाइट इज़ क्रूशियल। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वेट। देखो वेट कई गायनेकोलॉजिकल पेशेंट में ज़रूर मापा जाता है। क्यों? न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए, ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए। सो क्यों ज़रूरी है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ड्रग डोज कैलकुलेशन? प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए, ओबेसिटी असेसमेंट, वेट लॉस इवैल्यूएशन। तो जैसे कि रैपिड वेट गेन पीसीओएस का साइन, हाइपोथायराइडिज्म या प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस या क्रॉनिक इलनेस की तरफ एक आइडिया दे सकता है। इसके अलावा बायो बॉडी मास इंडेक्स जो है, देखो बीएमआई बॉडी का वेट और हाइट के अकॉर्डिंग एक रेशियो होता है, रेशियो का एक कैलकुलेशन है, बीएमआई इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, है ना। तो जितना हाई बीएमआई जो होती है ये इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ाता है। तो लो बीएमआई जो है ये एमनोरिया, इनफर्टिलिटी और न्यूट्रिशनल प्रेगनेंस डेफिशिएंसीज का रीज़न बन सकता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो भी वाइटल साइंस आते हैं, वाइटल साइन पेशेंट्स की फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी का साइन दे सकते हैं। एंड टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पेल्विक जो फीवर है ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यूरिनरी इन्फेक्शन और पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का एक साइन बेसिकली हो सकता है। इसके अलावा पल्स रेट, नॉर्मल पल्स कितनी होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट। टैकिकार्डिया, हेमोरेज, अनीमिया, पेन या इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। ब्लड प्रेशर बोले तो लगभग 120 टू 80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्सिया या क्रॉनिक हाइपरटेंशन का साइन हो सकता है। लो बीपी, सीवियर ब्लीडिंग, शॉक या डिहाइड्रेशन। रेस्पिरेटरी रेट पता है आपको 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। बहुत रैपिड ब्रीदिंग, पेन, एंजाइटी या सिस्टमिक इलनेस में देखी जा सकती है। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें, इसमें भी बॉडी बिल्ड, मसल मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, स्किन कंडीशन, हेयर क्वालिटी, बीएमआई, डाइटरी हिस्ट्री, ये सब देखी जाती है। तो माल न्यूट्रिशन, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस और पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स का रीज़न बन सकती है। तो ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस से जुड़ी होती है ओवरऑल। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ पैलर एनीमिया का इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है। लोअर कंजक्टिवा,
टंग, नेल बेड्स, पाम, ओरल म्यूकोसा, ये सब देखना होता है। तो क्रॉनिक हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, या जो भी नेचुरल डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है, सीवियर पैलर, इमीडिएट इवैल्यूएशन भी की मांग करती है बेसिकली। ठीक है, जॉन्डिस भी, लीवर डिजीज, हीमोलाइसिस, हेपेटाइटिस, प्रेगनेंसी मैनेजमेंट और ड्रग थेरेपी को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा साइनोसिस बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को दिखाता है, तो सीवियर कार्डियक रेस्पिरेटरी डिजीज में साइनोसिस दिखाई दे सकता है। एडेमा की बात करें तो एडेमा बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन को शो करता है। फीट, एंकल्स, लेग्स, सैक्रल रीजन आपको देखना होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, हार्ट फेलियर या फिर हाइपोएल्बुमिनीमिया में एडेमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स, बेसिकली इसमें पैल्पेशन करते हैं सर्वाइकल नोड्स, एक्सिलरी नोड्स, इंगुइनल नोड्स, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, अगर ज़रूरत पड़े तो इनलार्ज इंगुइनल नोड्स, जेनेटल इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या जो भी वल्वर मैलिग्नेंसी का साइन दे सकते हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ब्रेस्ट पैथोलॉजी, ऐसे स्किन एग्जामिनेशन और हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नेल्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। ये बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एंड और डिस्कस करेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। बहुत कुछ रह गया अभी इसमें, तो बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।